हाय एवरीवन, मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी की मैराथन नंबर 3, जिसके अंदर हम एमसीक्यू के थ्रू जो हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी है इसके सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, NEP 2020 के अकॉर्डिंग बाल वाटिका क्या है? आपको बताना है बाल वाटिका क्या है। तो ये बाल वाटिका क्या होती है? ये आपकी 3 साल से लेकर 5 साल तक, 5 या फिर 6 साल तक इसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? फाउंडेशन पीरियड कहेंगे। फाउंडेशन पीरियड। इसके अंदर क्लास फर्स्ट से पहले जो क्लासेज होती हैं, जैसे कि आपकी नर्सरी होगी, LKG और UKG, इन तीनों क्लासेज को क्या दिया जाता है? बाल वाटिका के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? जिसके अंदर भाषाई ज्ञान दिया जाता है, यानी कि लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चों को, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाता है, और संज्ञानात्मक कौशल को विकसित किया जाता है। किसके थ्रू? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, इसके थ्रू बाल वाटिका सेशन चलाएगा, जिसके अंदर 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो इसके अंदर क्लासेज आएंगे आपकी नर्सरी क्लास, LKG और UKG। तो क्या आंसर आएगा आपका? 3 वर्ष से लेकर 5 साल तक की आयु तक यहाँ पर क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। आगे चलते हैं। अब हम सेम क्वेश्चन है ये भी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम हिडन करिकुलम। आप बताइए हिडन करिकुलम क्या होता है? अप्रकट पाठ्यक्रम। आपको बताया था पहले भी, हमने मैराथन की थी उसमें, कि हिडन करिकुलम वो होता है जो कि स्कूल के अंदर नहीं सिखाया जाता। वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपके करिकुलम के अंदर रिटर्न में नहीं होती। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका? वो मान्यताएं या फिर वो वैल्यूज़ और बिलीव्स जो कि इनफॉर्मली तरीके से सिखाई जाती हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हिडन करिकुलम। फोकस ऑन इनफॉर्मल गेनिंग ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो हमारी मदर टंग है उसके लिए कौन से आर्टिकल के अंदर प्रावधान किया गया है? तो किसके अंदर है ये? आर्टिकल नंबर 350 का इसके अंदर है आपका। ठीक है, कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर आपको मातृभाषा के अंदर ही शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चों को अपनापन फील हो क्लास के अंदर और वो अपनी भाषा से जुड़ सके। आगे अब हम करते हैं, व्हाट इज़ लर्निंग स्पेस इन स्कूल। स्कूल के अंदर आपका लर्निंग स्पेस क्या है? लर्निंग स्पेस का मतलब है कि यहाँ पर आपको बच्चे को ऐसा वातावरण देना है जहाँ पर बच्चे जो हैं सेफ़ फील करें, यानी कि वो भय मुक्त रहें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है जिससे बच्चे अच्छे से लर्निंग कर सकें। ओके, किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की विद्यालय से क्या अपेक्षा रहती है? कि एडोलिसेंस के अंदर बालक क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल से? क्या करते हैं वो करते हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट करें। कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर आंधी तूफान की अवस्था होती है, क्योंकि जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं होते। तो उनको ये चाहिए कि स्कूल में उनको टीचर्स उनको क्या करें? इमोशनल सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से क्या नैतिक जगत की श्रेणी में आता है? मोरल डोमेन की कैटेगरी में कौन सा आएगा? बताएं। मोरल डोमेन क्या होता है? जिसके अंदर आपको सही गलत का ज्ञान सिखाया जाता है। तो आपका क्या आएगा? सही और गलत में विभेद करना, डिफरेंटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, बाल्यावस्था में विकास कार्य को बढ़ावा देने वाले अनिवार्य कारक क्या हैं? इसके अंदर बताना है कि बाल्यावस्था के अंदर बालक का विकास करने के लिए
कौन सा अनिवार्य कारक है कि जिससे बालक का विकास पर सीधा इफेक्ट पड़ता है? तो वो कौन सा एनवायरनमेंट है? अगर बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो उसका पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। तो एनवायरनमेंट का सीधा प्रभाव पड़ता है और ये अनिवार्य कारक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, बालक के विकास में परिपक्वता क्या है? आपको बताना है कि चाइल्ड की ग्रोथ के अंदर जो मैच्योरेशन है उसका क्या रोल है। मैच्योरेशन क्या होती है? बालक की फिजिकल और साइकोलॉजिकल एंड एडेप्टिव चेंज इन चाइल्ड ग्रोथ। बालक के विकास में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन जो परिवर्तन है वो क्या है? आपकी परिपक्वता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके शारीरिक अंगों के अंदर मैच्योरिटी आने लगती है और वो जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल करना सीख जाते हैं। तो ये क्या आपकी मैच्योरेशन। किशोरावस्था में आपको एक लक्षण दिखाई देगा, एक सिम्टम्स होता है, वो कौन सा है और वो सिम्टम्स कैसा है? व्यवहार परक है। तो आप बताएं, इसके अंदर बालक जो है अपनी पहचान करने में उसको क्या होता है? स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है उसको आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, कि वो कौन है। अगर वो बड़े बच्चों के अंदर बैठ जाएगा तो उसको बोलेंगे कि अभी ये इतना बड़ा, मतलब बड़े बच्चों के अंदर बैठ जाएगा तो उसको बोलेंगे कि छोटा है, छोटे के अंदर बैठ जाएगा तो उसको बोलेंगे बड़ा है। तो बच्चा जो है खुद से पहचान नहीं कर पाता है कि वो है क्या, उसको रोल कन्फ्यूजन रहता है कि मैं हूँ क्या, मेरा रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। तो एडोलिसेंस की एज होती है हमारी 12 साल से लेकर 18 साल तक। What would impair the child in classroom in learning? बालक को आपको एम्पावर करना है क्लासरूम के अंदर, तो आप कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा सबलीकरण कब सहायक होगा बच्चे के अंदर लर्निंग के लिए? रचनात्मक, यानी कि बच्चे खुद से क्रिएट करेंगे माइंड में, तो उसमें उससे ज़्यादा बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी कि बच्चे खुद से क्रिएट करेंगे। क्लासरूम के अंदर जो आपका फीडबैक है, प्रतिपुष्टि प्रणाली क्यों आवश्यक है? फीडबैक क्या होता है? फीडबैक जो होता है उससे हम क्या करते हैं? सुधार करते हैं कि हमारी शिक्षण में, टीचिंग में कहाँ गलती रही है, हमें कहाँ सुधार करना है, कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे और बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे? खुद के सुधार करते हैं कि उनको कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और टॉपिक को समझना है उसको, और उसको अपने में क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करनी है। तो फीडबैक से क्या होता है? अध्यापक और विद्यार्थी अपने आप में क्या कर सकते हैं? आत्म सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पेडागोजी से आप क्या समझते हैं? शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी क्या होती है आप बताएं। जिसके अंदर पढ़ाने के तरीके होते हैं कि आपको क्लास के अंदर कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने की मैथोडोलॉजी होती है। ठीक है, ब्रॉड रेंज रहती है ये टीचिंग मैथोडोलॉजी की, जिसके अंदर इंक्लूड रहते हैं असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। हाँ, टीचर उनको असेस भी करेगा और इंस्ट्रक्शंस भी देगा, आपको ये करना है। ओके, तो आपका क्या आएगा? मूल्यांकन और अनुदेश सहित अध्यापन पद्धति का व्यापक प्रयास। हिंदी में थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है, तो इंग्लिश में इजी है आपका पढ़ने में। ठीक है, तो आप दोनों लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दें। आपको NEP 2020 के अंदर एजुकेशन का स्ट्रक्चर बताना है। स्कूल एजुकेशन की स्ट्रक्चर क्या है? वो क्या है आपकी? 5 3 स्क्वायर 4 रहेगी आपकी, 5 3 3 4। ठीक है, 5 के अंदर क्या आ जाएगा आपका? नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट और सेकंड क्लास आ जाएगी। 3 इसके अंदर क्या आएगा आपका? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास आ जाएगी। इसके अंदर आपका 6th 7th एंड 8th क्लास आ जाएगी। और फोर्थ के अंदर आपका आएगा 9th क्लास आएगी, 10th क्लास आएगी, 11th क्लास आएगी और आपकी 12th क्लास आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार के संबंध से अधिगम क्या होता है, इन्हांस होता है। कि अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए कि उनका संबंध जो है अधिगम के अंदर जो है उसका अधिगम के अंदर हेल्पफुल हो। तो बताएं, तो उन दोनों का क्या है, इमोशनल अगर रिलेशन होगा तो दोनों का इमोशनल रिलेशन होगा तो वो लर्निंग के अंदर हेल्प करेगा बच्चे को सीखने के अंदर। कि टीचर को पता लग जाएगी बच्चे की कि कहाँ पर ज़्यादा पकड़ है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें इसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो अध्यापक उसको अच्छे से फिर समझा सकता है। तो ये आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे। क्लासरूम के अंदर आपकी लर्निंग कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेक्चर मेथड तो है ही नहीं, ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया। ब्लैक बोर्ड का यूज करने से भी आपकी लर्निंग नहीं होती इतनी। हाँ, ये है आपका यूज ऑफ AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का आप यूज करेंगे तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसकी सारी सेंसेस जो है वो एक्टिव होकर सीखेंगे, जिससे आपकी लर्निंग भी है इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, आपको अनुभवात्मक अधिगम बताना है। बताएं क्या होता है, जिसके अंदर आप हाथ से काम करके सीखते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग। एक्सपेरिमेंट के अंदर आप यही तो करेंगे, खुद करके सीखेंगे। बालक के भाषाई विकास में स्वर ज्ञान, फोनोलॉजी क्या होता है, फोनोलॉजी का संबंध साउंड से होता है। साउंड की आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या आएगा आपका वाक ध्वनि का सृजन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है, दीक्षा का क्या मोटिव है, आप बताएं। क्यों दीक्षा प्रोग्राम चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, ये भी पूछ सकते हैं। किसके द्वारा चलाया गया, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो क्या उद्देश्य है, डिजिटल जो अवसंरचना है संसाधन वो देना, ठीक है, डिजिटल आपको प्लेटफॉर्म तैयार करके देना, ये दीक्षा का क्या है, उद्देश्य है। और ये दीक्षा क्या करता है, ये टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और अदर जो भी एजुकेशनल जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं क्लर्क वगैरह, उनके लिए क्या करता है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे उन्हें क्या मिल सके, एजुकेशनल रिसोर्सेज तक वो पहुंच सके इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य आवश्यकता क्या है। बताइए, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर क्या ज़रूरी है, FLN ज़रूरी है ताकि बच्चे को लैंग्वेज भी आए और जो है न्यूमेरिकल यानी कि संख्या का भी ज्ञान हो, न्यूमेरेसी भी। और कब तक है इसका उद्देश्य पूरा करना, 2025 तक इसका उद्देश्य है आपका। आपको बताना है अनौपचारिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, क्या यानी कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन एक होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन और दूसरी होती है आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल के अंदर क्या आता है, जिसके अंदर आपका टाइम टेबल बना हुआ होता है और सीक्वेंस में सारे काम होते हैं टाइम टू टाइम, और वहाँ पर आपको प्रेजेंट होता है कि टीचर आपके सामने एजुकेशन देगा। ओके, ये होगा आपका फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर ये होता है कि बच्चे के सामने ये नहीं है कि टीचर ही कोई भी उसको ज्ञान दे देता है, कि यहाँ पर कोई टाइम टेबल शेड्यूल नहीं होता और कोई भी यहाँ पर हम कोई भी रिसोर्सेज से यहाँ पर जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जिसके अंदर आप इसके अंदर सीक्वेंस में तो चलेगा, टाइम टेबल भी होता है, इसके अंदर आपका टेस्ट भी होएगा और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो भी कंडक्ट होते हैं। जैसे कि आपका ओपन एजुकेशन लगा लो,
इग्नू जो पेपर करवाती है वो आपकी क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसके अंदर टीचर आपके सामने नहीं पढ़ाता। ये फ़र्क है इसके अंदर। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, टीचर आपको सामने से पढ़ाते हैं, और नॉन फॉर्मल के अंदर टीचर आपको सामने से नहीं पढ़ाता। बच्चे को खुद कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ के या फिर खुद से पढ़ाई करके परीक्षाएँ देनी होती हैं। तो आपका क्या आएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जिसके अंदर जीवन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक्षा, हाँ हम कहीं से भी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो क्या होगी, आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। प्राथमिक कक्षाओं में दी गई शिक्षा, ये तो फॉर्मल एजुकेशन होगी। आध्यात्मिक केंद्रों में दी गई शिक्षा, ये भी क्या है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन होगी। जब बालक को जीवन की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है तो ये अधिगम कौन सा कहलाता है। जब आप बच्चे को जो है डायरेक्ट जो आपने अनुभव किया है वो आप बताते हो, तो वो कौन सी लर्निंग होगी, तो वो आपकी होगी अनुभवात्मक लर्निंग। यानी कि पहले आपने उस चीज़ को अनुभव किया है, उसके बाद आप बच्चों के साथ वही अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव क्या है उनके वो देते हो, शेयर करते हो बच्चों के साथ। तो आपका कौन सा अनुभव होगा, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आप वन का दौरा करने जाते हो, यानी कि आप जो फॉरेस्ट है उनको देखने के लिए जाते हो, तो उससे बच्चों में क्या विकसित होगा, किस चीज़ का डेवलप होगा बच्चों में, तो उससे बच्चों में सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी विकसित होगी। क्या होगी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, जिससे बालक खुद अपने से देख कर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं कि ये पेड़ कैसा है, इसकी लीव्स कैसे हैं, और सभी पेड़ों के अंदर वो डिफ्रेंशिएट क्रिएट करेगा कि इसके अंदर क्या क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कक्षा में अधिगम, क्लासरूम के अंदर लर्निंग को कौन सा कारक सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, बताएं। एसी क्लासरूम भी नहीं, ओनली प्रिंसिपल भी नहीं, और गुड टाइम टेबल तो आपका क्या है, रूटीन बनाता है जिससे आपकी टाइम और एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्रॉपरली डिजाइन करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, आपको बताना है कौन सा कौशल विकसित मतलब आपको बताना है कि जो कौशल विकसित करने से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा, किससे रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट से कौन सा आपका क्षेत्र वो रिलेटेड है। ये भावनात्मक क्षेत्र, इसके अंदर आपके इमोशंस आ जाएंगे, सहानुभूति, सिंपैथी वगैरह, सहयोग। संज्ञानात्मक के अंदर आपके तर्क वितर्क करने की, प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाएगी, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आ जाएगी, और जो भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो उसके बारे में सोचते हो, तर्क वितर्क करते हो, ये सारे क्या आ जाएंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। और भावात्मक ये होता नहीं है, तो आप देखें मनोगतिज, यानी कि जो आपका साइकोमोटर जो डोमेन होता है उसके अंदर आपकी स्किल आती है, जिसके अंदर आप हाथ से काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं अपने बॉडी के पार्ट से, तो वो उससे क्या होगी, स्किल डेवलप होगी। जैसे कि आपका PMKVY आया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी, जिसके अंदर स्किल सिखाई जाती थी, जैसे कि लड़कियों को सिलाई सिखाना, और लड़कों के लिए भी अलग अलग जो कोर्सेज आए थे, ठीक है। तो स्किल का, कौशल विकास का संबंध किससे है, आपका साइकोमोटर क्षेत्र से है। मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, अधिगम से अभिप्रेरित है। आपको बताना है कि लर्निंग का क्या मतलब है। तो लर्निंग क्या होती है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। लर्निंग ये नहीं है कि आपने सीख लिया और आप भूल गए, वो कोई लर्निंग नहीं होती। आपने जो सीखा है उसको आपने गेन किया, आत्मसात किया अपने अंदर, उसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आया,
और वो परिवर्तन थोड़े टाइम के लिए रहा, जैसे कि 6-7 महीने के लिए या फिर 4-5 महीने के लिए। ये नहीं है कि क्षणिक परिवर्तन आया, नहीं, अपेक्षाकृत थोड़े टाइम के लिए वो परिवर्तन रहेगा। तो उसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। तो अधिगम क्या होता है? आपका सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार। और जो अधिगम जो है वो लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, कि अधिगम जो है आप जन्म लेते हो तब से स्टार्ट होती है, जब तक आपकी जो है डेथ नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद्यालय में जो आपका करिकुलम है उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आपका करिकुलम का? करिकुलम अपने आप में एक ब्रॉड जो मीनिंग रखता है अपने आप में, ठीक है। तो समय पर परीक्षा, ओनली परीक्षा आयोजित करवाना करिकुलम का उद्देश्य नहीं है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा, ठीक है, आपको पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया, उसके बाद और एक्टिविटी भी तो होती है ना, तो ये भी नहीं है। और आपका आया है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। उद्देश्य जो आप डेली टू डेली आपके छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करते हो, कि आपको आज गणित के अंदर आपको एडिशन सिखाना है बच्चे को, तो ये क्या है? आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य की पूर्ति करना हो गया। तो आपका क्या है? पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है, मतलब पाठ्यक्रम का क्या पर्पज है? तो अधिगम के लक्ष्यों का क्या करना? मानकीकरण करना। अधिगम के जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य जो है एक ब्रॉड एरिया रखता है, तो इसका संबंध किससे आएगा? कि जो आपकी पाठ्यचर्या है उसका संबंध है अधिगम के लक्ष्यों का मानकीकरण करना। एनवायरनमेंट जो है वो किसका एलिमेंट है? एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? व्यवहार, बच्चे के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं कि वो कैसे व्यवहार करता है, व्यवहारवद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिगम निःशक्तता क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बतानी है आपको, इन सब में से कौन सी है? तो बताएं कौन सी है? डिस्ग्राफिया जो है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जिसके अंदर आपको क्या में दिक्कत होती है? आपको रीडिंग प्रॉब्लम होती है, पढ़ने संबंधित ये आपकी डिसेबिलिटीज़ है, रीडिंग रिलेटेड। डिसकैलकुलिया भी आपकी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन, मैथ की कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आती है, मैथ कैलकुलेशन। और डिस्ग्राफिया का संबंध ग्राफिया, ग्राफ से आप याद रखें, ग्राफ को हम लिखते हैं, तो ये राइटिंग रिलेटेड आपकी डिसऑर्डर रहेगा। डिसलेक्सिया आपका रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर रहेगा। ओके, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो कौन कौन सी रहेंगी आपकी? डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड डिसलेक्सिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, विद्यालय में सामान्य मानसिक विकार कौन सा है? कि आपको माइंड इलनेस बतानी है, माइंड इलनेस बतानी है कि सामान्य कौन सी होती है? तो ये क्या है? आपकी एंग्जाइटी जो डिसऑर्डर है वो आपका सामान्यतः होता रहता है। अगर आपको चिड़चिड़ापन है, थकान होगी ज़्यादा, तो उससे क्या होगा? आपको एंग्जाइटी होगी। तो ये क्या है? सामान्य विकार है, मानसिक विकार ये क्या है? सामान्य है। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इन क्लासरूम? क्लासरूम के अंदर आपको क्या पहचान करनी है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको करना है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो बेचैनी यानी कि रेस्टलेसनेस तो किसी को भी हो सकती है, ठीक है, बेचैनी। और कुसामाजिक भी कोई भी हो सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति या फिर कोई भी सामान्य बालक हो सकता है। और अकेलापन भी कोई भी किसी बालक को हो सकता है। तो ये आएगा आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का मतलब है बच्चे को समझ कम आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसका संबंध किससे? आपका पुअर कॉम्प्रिहेंशन से है, कि ये बच्चे को अल्प समझ, कम समझ आ रही है चीज़ें। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? बताएं क्या करना चाहिए? आपको मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए क्या अभिभावकों के साथ बार बार आप इंटरेक्शन करेंगे, फिर अभिभावक क्या कर देंगे इसमें? नहीं तो क्या आएगा आपका? आपको इमोशनल सपोर्ट करना है बच्चों को,
ठीक है। और आप ये भी सही आपका परामर्श यानी कि काउंसलिंग करवा सकते हो, जिससे स्कूल के अंदर जो आपकी मेंटल हेल्थ का इशू है वो प्रॉब्लम सोल्व हो उसकी काउंसलिंग करवाएंगे। और आप क्या करेंगे, बच्चों को सोशल इमोशनल सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बालकों को मानसिक संबंधी समस्याओं के निवारण में अभिभावक क्या हेल्प कर सकते हैं। कि बालकों को क्या है, मानसिक संबंधी समस्याएं हैं, ठीक है। तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो क्या भूमिका निभा सकते हैं कि घर पर उनके साथ परामर्श काउंसलर को बुलाएंगे, चिकित्सा उपचार, माता पिता को किशोरावस्था संबंधी समस्याओं के संबंध में जानकारी होने से उनके साथ वो तो नहीं हो जाएगा, उनकी बच्चों की समस्या तो सोल्व नहीं होगी। जानकारी है पेरेंट्स को, लेकिन जब तक वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, बातें नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। तो क्या आएगा आंसर आपका, किशोर बालकों के साथ साझा मतलब मिलके उनके साथ एक्टिविटीज़ करना और क्वालिटेटिव टाइम उनके साथ स्पेंड करना। इससे बालकों के अंदर मानसिक जो समस्याएं हैं, जो उनके माइंड के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सोल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीवर मेंटल डिसऑर्डर। सबसे गंभीर जो मानसिक विकार है वो कौन सा रहेगा आपका, वो रहेगा आपका सिजोफ्रेनिया। कौन सा रहेगा आपका, सिजोफ्रेनिया। ये जो सिजोफ्रेनिया है इसके अंदर क्या होता है, ये एक जो है गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को क्या करती है, ये प्रभावित करती है। इसमें बच्चे को भ्रम होता है सबसे ज़्यादा, और इसमें अव्यवस्थित भाषण, कुछ भी बोल देंगे बच्चे, और विचार और भावना की कमी होने के कारण बालक के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, जिससे उसका रियलिटी से क्या होता है, संपर्क टूट जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सिजोफ्रेनिया। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, मति भ्रम, ऐसी चीज़ें देखना, सुनना और महसूस करना जो वास्तव में वहाँ नहीं है। तो बालक को बार बार में ये रहेगा कि वो चीज़ें वहाँ हैं, उसको भ्रम रहेगा। और गलत और बेबुनियाद विश्वास रखना जो वास्तविकता पर आधारित नहीं होते, ये क्या होता है फिर, सिजोफ्रेनिया की ये लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ेंगे। वाई कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर। निम्नलिखित में से किस कारणवश समुदाय एक महत्वपूर्ण अध्यापन अधिगम केंद्र होता है। आपको बताना है कि जो कम्युनिटी है वो कैसे टीचिंग लर्निंग सेंटर हो सकता है। ये स्कूल का विकल्प है, स्कूल का विकल्प नहीं है। कम्युनिटी अलग चीज़ है और स्कूल अलग चीज़ है। तो ये क्या करता है, अनौपचारिक स्रोत प्रदान तो करता है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसके अंदर जो कम्युनिटी है वो आपको प्रोवाइड करती है लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सिटिंग, कि आपको रियल में आप वहाँ पर जाकर सर्वे कर सकते हैं, या फिर आपको रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो आपको क्या देता है, अपॉर्चुनिटी देता है सीखने के लिए। तो कम्युनिटी क्या है आपका, टीचिंग लर्निंग सेंटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। उसमें अधिगमकर्ता को वास्तविक परिस्थिति में कार्य करने का अवसर मिलता है। आपको बताना है स्कूल का लीडर जो होता है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए। सहयोग होना चाहिए, योग्यता, लीडरशिप बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। आक्रामकता, एग्रेसिव क्यों होना है उसको, तो ये क्या है, इसका आंसर सबसे महत्वपूर्ण आएगा दृढ़ संकल्प। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले उसका गुण होना चाहिए दृढ़ संकल्प, यानी उसने जो सोचा है वही वो करे। तो ये स्कूल के नेता का गुण होगा। तो आपको बताना है जो NCTE उसका क्या रोल है स्कूल की एजुकेशन के अंदर। तो वो क्या करता है, इधर आपकी NCTE की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। ओके, तो इसका क्या रोल होता है,
जो शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रणाली को ये क्या करता है, व्यवस्थित करता है और शिक्षकों के लिए क्वालिटेटिव मानकों और दिशा निर्देशों का निर्धारण करता है और देश भर में शिक्षक शिक्षा का जो उचित विकास है उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो एनसीटी का जो स्कूल एजुकेशन में क्या रोल है, ये टू मेंटेन करता है, क्या स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है टीचर एजुकेशन के अंदर। ओके, अध्यापक शिक्षा में मानकों को बनाए रखने में सहायता करता है। ऊपर आपसे पूछा था कि लीडर का क्या बतानी थी, आपको क्वालिटी बतानी थी। अब आपको बैड क्वालिटी बतानी है लीडर के अंदर कौन सी है। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ कोई भी सिचुएशन आए उसके अकॉर्डिंग वो मोल्ड हो जाए, सही है ये। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो तो वो जवाब दे सके। पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्कुल जो लीडर है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और पेसिमिज्म, निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो बैड क्वालिटी क्या होगी लीडर की, पेसिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे आगे, लीडर का ही क्वेश्चन है। लीडर की जो कौन सी नेचर नहीं हो सकती, जवाबदेही अभी पढ़ा था ऊपर, होनी चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, आत्मविश्वास की कमी, ये गलत है। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑप्शन भी है ये, तो आप कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द की फेज ऑफ ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, यानी कि सत्तावादी जो आपका नेतृत्व है उसके लिए, सत्तावादी नेतृत्व है उसके लिए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑथोरिटेटिव लीडरशिप होती है जिसके अंदर वो अपने अपने चलाता है कि मैंने जो बोला है आपको वही करना है। तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, आई डायरेक्ट यू फॉलो, मैं जैसा निर्देश आपको देता हूँ उसका आपको पालन करो। मैं निर्देश देता हूँ, आप उसका पालन करो, ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसके अंदर लीडरशिप, इसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है कि लीडर ही बोलेगा। शिक्षाविद के रूप में आपका जो प्रिंसिपल है उसकी क्या भूमिका होती है, क्या करेगा प्रधानाचार्य, शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लीडरशिप के अंदर सबसे मिनिमम कंट्रोल कौन सी लीडरशिप के अंदर होगा, बताएं। हस्तक्षेप नेतृत्व, यानी कि लेजी फेयर लीडरशिप, जिसके अंदर सबसे मिनिमम कंट्रोल होता है कि इसके अंदर जो है फ्री छोड़ दिया जाता है। लीडरशिप जो है वो उनको कंट्रोल नहीं करता, वो अपनी मर्जी से करते हैं, कोई काम करते हैं तो। ओके, तो मिनिमम कंट्रोल का किससे हम कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेजी फेयर लीडरशिप, इसके अंदर मिनिमम कंट्रोल रहता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्कूल असेंबली, स्कूल असेंबली का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को लाएं, टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन। स्कूल असेंबली का मतलब ये नहीं है कि आपको अटेंडेंस लेनी है उधर, कल्चरल एक्टिविटी डेली होती नहीं है, कभी कभी होती है स्कूल में। और कम्युनिकेशन, स्कूल की सूचना का प्रेक्षण, कम्युनिकेट स्कूल इन्फॉर्मेशन, स्कूल इन्फॉर्मेशन तो आप क्लास में भी दे सकते हो। तो स्कूल असेंबली का मेन फंक्शन होता है कि आप बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करें। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, NEP 2020 किसकी जगह पर रिप्लेस की गई थी, तो ये की गई थी NEP 1986, जो कि आपकी NEP 34 ईयर के बाद आई है। 34 ईयर के बाद आपकी NEP आई है, NEP 2020। NEP की फुल फॉर्म बतानी है आपको, NEP स्टैंड फॉर, बताएं। कई बच्चे इसका करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नहीं जी ये नहीं आएगा। नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम भी नहीं आएगा, नया एजुकेशनल प्रोग्राम भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगा इसका। NEP
की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको बताना है आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है और जो कंडीशंस होती हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर आएंगी, वो आएंगी आपका सेक्शन नंबर 23। ओके, तो आपका राइट आंसर आएगा 23, ऑप्शन नंबर 2। 22 के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसके अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी है वो किस क्लास तक लागू होगी, तो बताएं कौन सी क्लास तक लागू होगी। वो आपकी लागू होगी 8वीं क्लास तक, जिसके अंदर आपको 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे जो हैं वो कितने अनिवार्य किए गए हैं, वो हैं आपके 45 घंटे, कि एक पर वीक के अंदर टीचर को 45 घंटे काम करना होगा एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार विद्यालय के अंदर कौन से बालकों का प्रवेश स्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत बोला है। स्वीकृत जो होंगे वो तो अस्वीकृत तो सब ये हैं, इनको मान्य नहीं है ये 3 से 5 साल तक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका क्या है, अस्वीकृत। जो अस्वीकृत तो ये होगी, और ये नहीं है बोल दिया, तो जो होगा वो क्या है आपका 6 से लेकर 14 साल तक बच्चे का एडमिशन हम करवा सकते हैं स्कूल में। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनको जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए कितना % रिजर्वेशन देना पड़ेगा, वो है आपका 25% उनके लिए सीट निर्धारित की गई हैं कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए 25% कोटा मिलेगा और वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने 50 अबव क्वेश्चन किए हैं जो कि प्रोफेशनल एबिलिटी के 5 यूनिट के टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, जिसको हमने स्पीड से किया है कि आपका जो है पेपर नज़दीक है, जिससे आप जल्दी से आपका रिवाइज करके चले जाएं। ओके, तो आप बताएं आपको हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी की ये क्लास कैसी लगी। आप हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये हमारा कंटेंट मिलता रहे। ओके, थैंक यू।